India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। सीआरपीसी 482 के तहत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा कि जांच पूरी होने तक हाईकोर्ट गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकता और न ही कोई कठोर कदम उठाने का आदेश दे सकता है। अमेजन ने दी दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। संपत्ति बिक्री डील को आगे बढ़ाने की अनुमति को किया चैलेंज। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंडर ट्रायल कैदियों के परिवार के साथ फिजिकल मीटिंग और इंटरनेट सुविधा पर मांगा जवाब। जेएनयू छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की याचिका पर जवाब तलब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर सेवानिवृत्त हुए। वर्चुअल समारोह में दिए अपने विदाई भाषण में कहा कि सभ्य समाज के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की जरूरत। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जब हाईकोर्ट याचिका खारिज करती है तो आरोपी को संरक्षण देने का क्या मतलब है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये साफ किया गया है कि संरक्षण कब तक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उच्च न्यायालय याचिका खारिज या निस्तारित कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में आरोपी को संरक्षण देने का क्या मतलब है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय ऐसा ना करे। जब याचिका ही बेकार पाई गई तो उस पर गिरफ्तारी या जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण या जांच पर रोक या फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट दायर होने तक संरक्षण नहीं दे। शीर्ष अदालत का उच्च न्यायालयों को ये निर्देश देना महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उच्च न्यायालय से जांच पर स्टे लगवाने के बाद मामला बरसों तक लटक जाता है। कई बार फाइलें ही अदालत में गुम करवा दी जाती है। ऐसे ही एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ऐसे मामलों की जानकारी मांगी थी जिसमें धारा 482 के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई थी और इसके बाद वे सुनवाई पर नहीं आए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर दिया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामलों में अभियुक्तों पर दंडात्मक कार्रवाई कराने पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालयों को आगाह करते हैं कि अनुच्छेद 226 तथा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका का निपटारा करते हुए आपराधिक मामलों में संरक्षण न दे। पीठ ने आदेश में कहा कि जब जांच प्रगति में होती है तो तथ्य काफी धुंधले और पूरे तथ्य उच्च न्यायालय के सामने नहीं होते। ऐसे में उच्च न्यायालय को अंतरिम निषेधात्मक आदेश पारित करने से बचना चाहिए। ऐसा करके उच्च न्यायालय संज्ञेय अपराधों में जांच को बाधित कर देते हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस का ये कानूनी कर्तव्य है कि वो संज्ञेय अपराधों में पूर्ण जांच करे। आपराधिक मामलों में जांच को शुरुआत में ही कुचल देना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे के पूरक है। ये एक दूसरे के कामों में ओवरलैपिंग नहीं करते। बेहतर हो कि संरक्षण देने के बजाय आरोपी को धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कहा जाना चाहिए। पीठ ने इस मामलों में विस्तृत दिशा निर्देश पारित किए जाने और उच्च न्यायालयों से कहा कि इनका पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आखिर कोर्ट ने आरोपियों को संरक्षण देने के मसले पर क्या कुछ कहा है, जिन बिंदुओं पर खासतौर पर गौर किया है? दरअसल कोर्ट का ये कहना था कि जो आरोपियों को संरक्षण देने की बात कही जाती है, अगर ये उनको किसी विशेष परिस्थिति में अगर उनको ऐसा कहा जाता है तब तो ठीक है,
अगर आप सिर्फ जांच का और अन्य मसलों का हवाला दे के बार बार अगर आप यही बात कहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, यहाँ पे छोड़ना नहीं होगा, यहाँ मतलब ये होगा कि उनको अगर लिबर्टी दी जाती तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, तो जो भी आरोपी है जांच में बिना किसी वजह के उनको छूट देना वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इस मामले तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन चीजों इस बात पर ध्यान रखकर ऐसा नहीं जाता है न्याय में जो मिल पाएगी गलत हो जाए की वजह से लोग समस्याएं आ जाती। अगर ऐसा हो न्याय जो मिल पाएगा मुश्किल हो जाएगा। इस चीजों का खास न्यायालय रखना चाहिए करते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सिंह चंदेले सारी जानकारी के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंडर ट्रायल कैदियों के परिवार के साथ फिजिकल मीटिंग और इंटरनेट सुविधा पर जवाब मांगा है। जेएनयू के छात्रों नताशा नरवाल और साथी देवांगना कलिता की याचिका पर यह जवाब मांगा गया। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह भी दर्ज किया कि फिजिकल मुलाकात में भी कोई फिजिकल संपर्क नहीं था, क्योंकि फाइबर ग्लास कैदियों को आगंतुकों से अलग करता है और निर्देश देता था कि यदि सप्ताह में एक बार फिजिकल मुलाकात शुरू की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली दंगों की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू के छात्रों नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की याचिका पर आज दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वो कंप्यूटर इंटरनेट वेबसाइट का उपयोग और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अंडर ट्रायल कैदियों की फिजिकल बैठक सुविधा के साथ प्रार्थनाओं पर जवाब दें। अदालत ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई में उसने सरकार के फिजिकल मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधाओं के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ प्रार्थना पत्रों पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था, जो सरकार द्वारा दायर की गई थी। इस संबंध में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कलिता और नरवाल द्वारा कुछ मुद्दों का उल्लेख किया गया था, जिस पर अदालत ने सरकार के वकील को आगे निर्देश लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने भी अपने स्वयं के अवलोकन किए। ये फिजिकल बैठकों के संबंध में प्रस्तुत किया गया कि कोविड-19 महामारी से पहले कैदियों को हर महीने 30 मिनट की 8 बैठक की अनुमति थी। हालांकि इन्हें ई मुलाकात से बदल दिया गया था, जिसमें हर महीने हर कैदी को 15 मिनट की 3 बैठकें दी जाती थी। कुछ समय के लिए फिजिकल बैठकों को फिर से शुरू किया गया, लेकिन फिर से रोक दिया गया, ये देखते हुए कि परिवारों के पास लैपटॉप, टेबल, कंप्यूटर नहीं हो सकते हैं। अदालत ने वकील को निर्देश दिया कि वो निर्देश दें कि क्या अब भी मास्क, पीपीई किट आदि पहनकर शारीरिक मुलाकात शुरू की जा सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को ये भी दर्ज किया कि फिजिकल मुलाकात में भी कोई फिजिकल संपर्क नहीं था, क्योंकि फाइबर ग्लास कैदियों को आगंतुकों से अलग करता था और निर्देश देता था कि यदि सप्ताह में एक बार फिजिकल मुलाकात शुरू की जा सकती है। अदालत ने सरकार के वकील से ये भी पूछा है कि क्या कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा अंडर ट्रायल के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए उन्हें अपने स्वयं के मामलों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए केवल सीमित वेबसाइटों पर सीमित होने के साथ, जैसे कि उन विभिन्न अदालतों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनन्या भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनन्या, अंडर ट्रायल कैदियों को मीटिंग की सुविधाएं देने के मामले में क्या कुछ रवैया रहा है कोर्ट का? कल जब इस मामले की पूरी सुनवाई हो रही थी, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जो दिल्ली राइट्स के अक्यूज हैं, उनकी तरफ से याचिका कोर्ट की तरफ पास दी गई, जिसमें साफ तौर पर नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जब अपीयर कर रहे थे पर्सनली कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल मुलाकातों के बंद होने से काफी दिक्कतें जो कैदी हैं उनको हो रही है, क्योंकि फिजिकल मुलाकात में एक जो इमोशन होता है वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्लास फाइबर से जो कैदी हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, तो वो अपने घर वालों से उतने अच्छे से नहीं मिल पाते। दूसरी तौर पर जो ई मुलाकातें होती है, जो वर्चुअल मीटिंग्स होती है, उनके लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तिहाड़ जेल में मौजूद नहीं है। और उसके अलावा जो मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग्स का जो टाइम होता है वो फिजिकल मुलाकात से कहीं ना कहीं कम होता है और ज्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे कैदी तिहाड़ जेल में बंद है और वर्चुअल मीटिंग के थ्रू सबको एक बार में इस तरह की सुविधा पहुंचवाना अभी तिहाड़ के पास उतनी सुविधाएं अभी है नहीं, इसलिए काफी दिक्कतें जो वहाँ कैदी है उनको फेस करने को मिलती है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है और अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और क्या तिहाड़ जेल अब इसमें आगे कहता है।
बिल्कुल, चलिए ये तो खैर एक कानूनी दावपेच वाला मसला हुआ, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो क्या सबसे पहले तो यही पता चलता है कि जो ई मुलाकात की बात कही जा रही है, ई मीटिंग की बात की जा रही है, वो उतना संभव नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि अगर फिजिकल मीटिंग की बात की जाए तो क्या इसको लेकर कोई दूसरे विकल्प नहीं है, खासतौर पर अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए यहाँ पे अनन्या? जी, अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, जो एक फिजिकल मीटिंग का जो एक इमोशन होता है वो मैच कर पाना किसी और मोड के थ्रू शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जो ग्लास मीटिंग्स है, क्योंकि कोविड-19 के बाद बीच में शुरू किया गया था जब केसेस कम होने लग गए थे, लेकिन तब भी उसके बाद भी कोविड पॉजिटिविटी के खतरे को देखते हुए वापस इसको बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल मीटिंग्स को मैच करने के लिए और कोई अभी तक विकल्प है नहीं। ई मीटिंग्स अगर थोड़े लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाए तो शायद कहीं ना कहीं एक सुकून जो कैदी हैं उनको हो सकता है मिले, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिले। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या सारी जानकारी के लिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है। भारत को और अधिक सभ्य बनाने के लिए न्यायपालिका को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश माथुर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में कहा कि हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा हैं। लाखों भारतीय हम पर विश्वास जताते हैं और यह केवल न्यायपालिका है जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। ये न्यायपालिका है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मंगलवार को रिटायर हो गए। जस्टिस गोविंद माथुर ने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है। हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा हैं। लाखों भारतीय हम पर विश्वास जताते हैं। ये केवल न्यायपालिका है जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। ये न्यायपालिका है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। न्याय का वाहक होने के नाते ये भारत को हर जीवित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी जगह बनाने का सबसे प्रभावी उपकरण हो सकता है। लगभग 30 मिनट के भाषण में चीफ जस्टिस माथुर ने संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा की। चीफ जस्टिस माथुर ने कहा कि हमारा संविधान हमारे बहुवर्गीय समाज के हर वर्ग का ख्याल रखता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को कानून को छोड़कर हर प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। जस्टिस गोविंद माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्हें 2 सितंबर 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 29 मई 2006 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें 21 नवंबर 2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। 24 अक्टूबर 2018 को सबसे वरिष्ठ जज होने के नाते उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक रूप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 10 नवंबर 2018 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सीजे गोविंद माथुर ने नागरिक स्वतंत्रता संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी और यूपी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए नेम एंड शेम के बैनर हटाने के लिए दिए गए फैसले शामिल हैं। माथुर ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में हुई हिंसा के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया था। वहीं कोविड के दौरान उनके बेंच ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेने के आदेश पारित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल 17 मई तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि ओम प्रकाश चौटाला के समय पूर्व रिहाई पर विचार करने से जुड़ी हुई मूल फाइल पेश की जाए। ये निर्देश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भवानी की खंडपीठ ने दिया है और पीठ ने 17 मई 2021 को मामले को सूचीबद्ध किया और इस बीच ओपी चौटाला की आपातकालीन पैरोल को कोर्ट ने बढ़ाया है। 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ और जस्टिस संगीता धिंगा सैकल द्वारा पारित पहले आदेश को देखते हुए वो लगभग पूरे
कैद से गुजर चुके हैं और दिल्ली सरकार उन्हें विशेष छूट नहीं दी है। याचिका के जरिए ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता का हवाला दिया और इसी आधार पर जेल से रिहाई की मांग उठाई गई। चौटाला ने इससे पहले भी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का जिक्र किया था। दरअसल केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि 60 साल से ज्यादा अधिक उम्र वाले लोग और 70% वाले दिव्यांग अगर अपनी आधी सजा काट लेते हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई को लेकर विचार विमर्श कर सकती है। चौटाला ने कहा था कि वो 86 साल की उम्र पार कर चुके हैं और 70% से अधिक दिव्यांग हैं, साथ ही साथ 7 साल की सजा काट चुके हैं और ऐसे में वे केंद्र सरकार की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उनकी इन शर्तों पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी, कहा था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, जिस पर यह केंद्र की अधिसूचना लागू नहीं होती। और ओपी चौटाला और अन्य को साल 2000 में आपको बता दें कि 3206 जूनियर बेसिक टीचर्स जेबी की अवैध भर्ती के मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 2013 में सजा सुनाई थी। तो आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम है चौटाला, जिनको लेकर इस वक्त सुर्खियां काफी बनी हुई है और यही कारण है कि पेरोल को लेकर लगातार यहां पर बात सामने आ रही है। ओपी चौटाला की पेरोल 17 मई तक बढ़ा दी गई है और ऐसे में अब इस बाबत कहा जा रहा है कि 70% अधिक दिव्यांग है और साथ ही साथ 7 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में 2016 में गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दी बप्पा की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है। सिद्दी बप्पा ने मामले की सुनवाई में अत्यधिक विलंब होने के आधार पर जमानत मांगी है और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और साथी न्यायमूर्ति एजे बम्बानी की पीठ ने आरोपी की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई के लिए 6 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सिद्दी बप्पा की ओर से अधिवक्ता एसएम खान ने कहा कि आरोपी लगभग 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है और 8 साल पहले दर्ज हुए मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जमानत इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और अभी तक आरोप तय नहीं होने के चलते मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। एनआईए ने 15 नवंबर 2016 को अब्दुल वाहिद सिद्दी बप्पा के खिलाफ एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी और उसे देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए कथित साजिश के एक मामले में दुबई से दिल्ली पहुंचने पर आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। सिद्दी बप्पा कर्नाटक के भटकल के रहने वाला और इंडियन मुजाहिदीन के को फाउंडर यासीन भटकल का चचेरा भाई है और उसे दुबई से आने के बाद 20 मई 2016 को आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। एनआईए ने आरोप लगाया था कि सिद्दी बप्पा ने आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के फंड को दुबई के रास्ते अन्य इंडियन मुजाहिदीन ग्रुपों को सप्लाई करने में भूमिका निभाई थी और कोर्ट ने 6 नवंबर 2013 को सिद्दी बप्पा के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया और आखिर में 3 दिसंबर 2013 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और एनआईए ने पहले भटकल और उसके सहयोगी असदुल्ला अख्तर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 120B आपराधिक षड्यंत्र, 121 देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, 121A युद्ध छेड़ने की साजिश और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। चलिए कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.